हाँ भाई, फर्स्ट है टू अस्सलाम वालेकुम। क्लास स्टार्ट करनी है हमने। हमेशा की तरह मुझे कंफर्म करें कि आपको आवाज़ आ रही है, स्लाइड शेयर हो रही है। और कल जो नुमेकल हमने किया था, लास्ट नुमेकल नंबर 4, उसका आंसर सबके पास आ गया है। कल के लेक्चर तक कोई परेशानी अगर है तो बता दें, 2 मिनट हम और वेट करेंगे ताकि मैक्सिमम लोग आ जाएं, उसके बाद हम स्टार्ट करें। आज हमने नया लॉ शुरू करना है, दैट इज चार्ल्स लॉ। और बॉयज लॉ कंप्लीट हो गया विद न्यूमेरिकल। कोई भी कंफ्यूजन अगर अभी है तो क्लियर कर ले ताकि अगले लॉ में आप कंफर्टेबल हो। चलो भाई, तो चार्ल्स लॉ की हेडिंग डाल दें सब। ये गैस लॉस की हेडिंग नहीं डालनी है आपने, ये तो ऐसे ही मैंने समझाने के लिए बस लिखा हुआ है। सेकंड हेडिंग, सेकंड जो आपका लॉ है, इसमें 2 लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, भी मैंने आपको याद दिलाने के लिए लिखा है। तो बड़ी बड़ी मेन हेडिंग डाल दें आप। चार्ल्स लॉ 4 नंबर का ही सवाल आता है, 4 नंबर काफी होते हैं, तो रिस्पेक्ट देना चाहिए। चले गए होंगे ना तुम क्लास। खाना खाना खाऊं, खाना खाओगे? खाना। अच्छा भाई, टैबलेट दे दे। अब यही वाली डायग्राम मेन डायग्राम है जिसपे मैंने ऑलमोस्ट आप में से 90% लोगों को तो डायग्राम याद होगी, और बाकी जो नए लोग आए उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात ध्यान में रखें कि जो जो भी आप में से ऐसा है जिसने बॉयज लॉ नहीं पढ़ा, तो वो चार्ल्स लॉ को लॉ नंबर 1 समझ के पढ़े। ठीक है, वो ये समझ ले कि भाई बॉयज लॉ बाद में आएगा। और वालेकुम सलाम, जो लोग भी इस्लाम अब कर रहे हैं, तो जो लोग नए हैं जिनका पहला दूसरा लेक्चर है, बॉयज लॉ नहीं पढ़ा, तो वो ये समझ लें कि ये लॉ नंबर 1 है। और मैं बिल्कुल सारी बातें रिपीट कर रहा हूँ और आपको लॉ नंबर 1 की तरह ही पढ़ा रहा हूँ। तो आपको ये कि समझ में आ जाएगा। अगर आपने सर पे ये सवार किया कि एक लॉ पढ़ चुके हैं और ये दूसरा लॉ आ रहा है, तो फिर आप नेचुरली आपका माइंड बोलेगा कि यार ये चीज समझ में नहीं आ रही और वो समझ में नहीं आ रही। तो आप इमेजिन कर लें कि ये लॉ नंबर 1 ही है। ठीक है, मैं ये बल्कि 2 मिटाई दे रहा हूँ ताकि आपके जहन में भी ना आए। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है ना, इससे शुरू करते हैं। मैंने पहले भी बॉयज लॉ में कहा था कि ये डायग्राम असल है। ये डायग्राम समझ में आ जाएगी तो लॉ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम को टारगेट करना है आपने। देखिए, एक कंटेनर मैंने बनाया है, इस कंटेनर की छत को बोलते हैं पिस्टन। ठीक है, जो लोग पहले सुन चुके हैं वो थोड़ा बोर होंगे, उनको हंसी भी आ रही होगी, सब बातें एग्जैक्ट रिपीट कर रहे हैं सर, पर पढ़ाई का हिस्सा होता है, ये सब इसी तरह होता है। तो ये जो कंटेनर है, इसकी वॉल्स है, और जो छत है इसकी, इसको पिस्टन बोलते हैं। ठीक, पिस्टन पे कंटेनर के अंदर भरी हुई है गैस। ठीक है, कंटेनर के अंदर भरी हुई है गैस। पिस्टन के ऊपर दो तरफ से प्रेशर लग रहा है, एक टॉप से लग रहा है प्रेशर और एक बॉटम से लग रहा है। जो बॉटम वाला प्रेशर आपको दिख रहा है उसको इंटरनल प्रेशर कहते हैं, और वो गैस लगाती है, और वो डिपेंड करता है गैस के मास पे और गैस के टेम्परेचर पे। बाहर वाला जो प्रेशर है उसको एक्सटर्नल प्रेशर कहते हैं, और ये हम मैं और आप लगाते हैं, सराउंडिंग लगाती है। मैं और आप से मुराद है कोई भी साइंटिस्ट होगा, कोई भी होगा, वो प्रेशर लगाएगा ताकि पिस्टन कहाँ जाए, नीचे जाए। एक्सटर्नल प्रेशर चाहता है पिस्टन नीचे जाए, इंटरनल प्रेशर चाहता है पिस्टन ऊपर जाए। ये पूरी कहानी मैं आपको एक दफा और सुनाऊंगा, पहले आप 10 सेकंड लगा के दोबारा से सोचें इस कंटेनर के बारे में।
तो एक कंटेनर है, उसकी छत का नाम है पिस्टन, जो कि मूवेबल है, ऊपर नीचे जाएगा। कंटेनर में भरी हुई है गैस, जो प्रेशर गैस लगा रही है उसका नाम रखा हुआ है इंटरनल प्रेशर, और ये डिपेंड कर रहा है मास पे और टेम्परेचर पे, गैस के मास पे और गैस के टेम्परेचर। और ये चाहता है कि पिस्टन कहाँ जाए, ऊपर जाए। एक प्रेशर बाहर से लगा हुआ है, जो कि मैं और आप लगाते हैं, गैस से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, उस प्रेशर का नाम है एक्सटर्नल प्रेशर, और वो ये चाहता है कि पिस्टन नीचे जाए। अब इस डायग्राम को समझने के बाद आप लाइन नंबर 1 पढ़ें। तो लाइन नंबर 1 क्या कहता है कि जो टॉपिक है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का है। ठीक है भाई, जो आपका टॉपिक है वो वॉल्यूम ऑफ गैस है और टेम्परेचर ऑफ गैस है, और दो चीजें इस पे कांस्टेंट है, एक गैस का मास और एक एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि पीई। अपने जहन में बैठा लें, पहले पहले आपने डायग्राम जहन में बैठा ली, पहली चीज हो गई। डायग्राम को जहन में बैठाने के बाद आपने अब ये जहन में बैठाना है कि जो लॉ है उसका टॉपिक है गैस का वॉल्यूम और गैस का टेम्परेचर। ठीक है, उसका टॉपिक है गैस का वॉल्यूम और गैस का टेम्परेचर, जबकि मास और एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट। गैस का मास और एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो क्या है, कांस्टेंट। इस दोनों बातों को जहन में रख के अब मैं अगली स्लाइड पे आपको लेके जाऊंगा, तो आपको लॉ की स्टेटमेंट मिलने वाली है। ठीक है, जहन में रखें। चले, अब लॉ शुरू हो रहा है। लॉ कह रहा है आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर पे कौन डिपेंड कर रहा है, आप दोबारा से देखें, यहाँ पर टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है इंटरनल प्रेशर। डायग्राम देखें, इंटरनल प्रेशर डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे। मास बढ़ाओगे या टेम्परेचर बढ़ाओगे, इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा। मास कम करोगे, टेम्परेचर कम करोगे, इंटरनल प्रेशर कम होगा। तो आपने टेम्परेचर बढ़ाया जिसकी वजह से इंटरनल प्रेशर बढ़ गया। अब जब इंटरनल प्रेशर बढ़ गया तो इंटरनल प्रेशर, दोबारा डायग्राम देखें, इंटरनल प्रेशर क्या चाह रहा है कि पिस्टन ऊपर जाए, एक्सटर्नल प्रेशर चाह रहा है कि पिस्टन ऊपर ना जाए, नीचे जाए। तो जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ने से इंटरनल प्रेशर बढ़ा, इंटरनल प्रेशर बढ़ने से पिस्टन ऊपर जा रहा है। पिस्टन को ऊपर जाने से कौन रोक रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर, लेकिन नहीं रोक पा रहा क्योंकि वो कांस्टेंट है। ये तगड़ा जुमला है सुनने वाला, कि पिस्टन ऊपर जा रहा है, उसको रोकने वाला कौन है, एक्सटर्नल प्रेशर, लेकिन वो नहीं रोक पा रहा क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट है। नतीजे में पिस्टन ऊपर चला जाएगा, और जब पिस्टन ऊपर चला जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यानी कि हमने क्या बढ़ाया, गौर से देखें, यानी कि हमने बढ़ाया टेम्परेचर, और खुद से क्या बढ़ गया, वॉल्यूम। ये भी गौर से देखें। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपने ये पढ़ा है कि जब एक चीज हम बढ़ाएं और एक चीज खुद से बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर, खुद से बढ़ जा रहा है वॉल्यूम, तो एक चीज हम बढ़ा रहे हैं, एक खुद से बढ़ जा रही है, तो इसको बोलते हैं कौन सा रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। कोई आपसे पूछे क्यों बढ़ जा रहा है तो उसको पूरी कहानी सुनाओ, कि टेम्परेचर बढ़ने से इंटरनल प्रेशर बढ़ा, इंटरनल प्रेशर ने पिस्टन को ऊपर धक्का दिया, एक्सटर्नल प्रेशर उसको नहीं रोक पाया क्योंकि वो कांस्टेंट है, पिस्टन ऊपर चला गया, लिहाजा वॉल्यूम बढ़ गया। जो कहानी नहीं पूछ रहा उसको डायरेक्ट बात बता दो कि हमने क्या बढ़ाया, टेम्परेचर, जिसकी वजह से क्या बढ़ गया, वॉल्यूम, लिहाजा रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट। ये स्टेटमेंट हो गई। इसी को तरीके से लिख देंगे तो ये स्टेटमेंट है कि टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर कम होने से वॉल्यूम कम होता है, यानी रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट है। पर शर्त यह है कि दो चीजें कांस्टेंट है, एक मास ऑफ गैस और एक एक्सटर्नल प्रेशर। अब मुझे आप चैट बॉक्स में बताएं कि आपको कोई मसला है, कोई बात समझ में नहीं आ रही तो बताएं। खास तौर पे वो लोग जो कि नए हैं, जिन्होंने एक या दो लेक्चर ही लिए, क्योंकि बाकियों जो शुरू से ले रहे हैं उन पे तो मुझे नेचुरल भरोसा है कि उनको तो क्लियर हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने जाहिर सी बात है एक लॉ मुझसे पढ़ा हुआ है, तो मुझे भरोसा है कि मैंने लिंक करके चीजें पढ़ाई हैं तो ये क्लियर हो गया। तो अगर हम गैस का क्या बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं,
और गैस के टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इसको बोलते हैं कि इनके दरमियान कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, पर शर्त यह है कि एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का मास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। चलें, तो इंट्रोडक्शन की हेडिंग से बिस्मिल्लाह करते हैं लिखना, जहां आप बोलेंगे मैं रिवाइज कर दूंगा, ठीक। तो हेडिंग डाल दें इंट्रोडक्शन। मेन हेडिंग है चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ की पहली सब हेडिंग है इंट्रोडक्शन। चार्ल्स लॉ की पहली हेडिंग डाल दें इंट्रोडक्शन। चलें, इंट्रोडक्शन में लिखें आप, दिस लॉ वॉज गिवन बाय, दिस लॉ वॉज गिवन बाय, दिस लॉ वॉज गिवन बाय चार्ल्स, this law was given by Charles in, this law was given by Charles in के बाद आप ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट में एयर आएगा जो बुक से लिखेंगे आप। This law was given by Charles in के बाद ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट में एयर आएगा जो कि बुक से लिखना है आप। In which he discussed, ये ब्रैकेट के बाद है, in which he discussed, in which he discussed नहीं, आपकी बुक में एक एयर नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप बुक से लिखें, ठीक है, नेट से ना लिखें, जो बुक में लिखा हुआ है वो लिखें। In which he discussed the relation between, in which he discussed the relation between, in which he discussed the relation between the relation between volume of gas and its temperature, volume of gas and its temperature, volume of gas and its temperature, and its temperature as discussed below। हाँ भाई, वॉल्यूम ऑफ गैस एंड इट्स टेम्परेचर एज डिस्कस्ड बिलो, एज डिस्कस्ड बिलो। अब आप स्टेटमेंट की हेडिंग डाल दें और यहां तक कोई कुछ लिखने में कोई परेशानी हुई है तो बताएं, और हेडिंग डाल दें स्टेटमेंट। चले, स्टेटमेंट में लिखे, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, इतनी देर में हेडिंग डाली होगी आपने, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ,
अगली लाइन में आ जाएंगे इन्वर्टेड कॉमास में, नेक्स्ट लाइन में आए इन्वर्टेड कॉमास में। जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं बॉयज, उनको लिखने का पैटर्न पता है, बाकी लोग तरफ तवज्जो दें। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ के बाद अगली लाइन में आ जाए इन्वर्टेड कॉमास में लिखें, फॉर गिवन मास ऑफ अ गैस, फॉर गिवन मास ऑफ अ गैस, फॉर गिवन मास ऑफ अ, गिवन मास का मतलब है मास फिक्स हो गया, ठीक है। फॉर गिवन मास ऑफ अ गैस its volume is, for given mass of a gas its volume is directly proportional, its volume is directly proportional, its volume is directly proportional to the absolute temperature, directly proportional to the absolute temperature, to the absolute temperature, to the absolute temperature if external pressure is kept constant. If external pressure is kept constant, if external pressure is kept constant, inverted commas close। चलें भाई, ये स्टेटमेंट है, इसको आप पढ़ लें। एब्सोल्यूट के वर्ड को अंडरलाइन करें। ये वर्ड मैं आपको क्लियर करूंगा इस लॉ की आखिरी हेडिंग में, ग्राफ वाले। ग्राफ से पहले तक ये अंडरलाइन रहेगा ताकि आपको जहन में रहे कि ये अभी सर ने क्लियर नहीं किया। तो एब्सोल्यूट के वर्ड को अभी नहीं पढ़ा रहा, बाकी सारा रिव्यू कर लें। If external pressure is kept constant, मैंने if की बात रिपीट कर दिया, if external pressure is kept constant, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर को कांस्टेंट होना चाहिए। अब आप हेडिंग डाल दें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसको मसला हो वो सवाल करे, और सवाल नहीं होगा तो आगे बढ़ते जाएं। तो हेडिंग डाल दें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, शाबाश। अच्छा, जोहा ने बुक से ये एयर लिख दिया है, जिन लोगों ने ब्रैकेट में एयर नहीं लिखा वो लिख सकते हैं। ये बुक वाला स्टाइल है, आप इसी तरह लिखें। 1746 से लेकर 1823, ठीक है। ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है और ये डेट ऑफ डेथ, ईयर ऑफ डेथ है। ईयर ऑफ बर्थ है और ईयर ऑफ डेथ है। तो आपकी बुक का पैटर्न यही है, आप इसी में लिखें। तो जो ब्रैकेट आपने बनाई है उसमें लिख दें 1746 से लेकर 1823, और हेडिंग डाल दें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। प्रॉपर हेडिंग डालनी है आपने, मार्कर वगैरह इस्तेमाल करना है, तरीके से काम करना है। मैथमेटिकल फॉर्म आपने अभी लिखनी नहीं है, पहले सुन ले, जब मैं ओके दे दूं उसके बाद लिखिएगा। अब देखो, वी वॉल्यूम है, टी टेम्परेचर है, सबको पता है। तो क्लास चल रही, वी वॉल्यूम है, टी टेम्परेचर है। जिसको मैट्रिक फिजिक्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शन लिखना भूल गया तो वो अब जहन में ले आए। ये लिखने का तरीका है, उल्टे हाथ पे वी आएगा, सीधे हाथ पे टी आएगा, और ये जो साइन है
इसको साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं, जो आपको याद आना चाहिए, ये आपने मैट्रिक फिजिक्स में पढ़ा था। ये बड़ा करके दिखा दिया मैंने। तो V वॉल्यूम हो गया, T टेम्परेचर हो गया, इन दोनों में रिलेशन डायरेक्ट है, लिखने का तरीका हो गया। इस साइन को बोलते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लिखेंगे नहीं अभी, आप वर्डिंग आएगी, जिन्होंने पहले से लिख लिया उनसे माजरत, मना करता हूं तो फॉलो करें, जब तक बोलूंगा नहीं लिखना नहीं। तो V और T में डायरेक्ट रिलेशन है, इसको बोलते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब हटता है तो इक्वल और कांस्टेंट आता है, ठीक। व्हेन साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज रिमूव्ड देयर विल बी साइन ऑफ कांस्टेंट एंड इक्वल। तो आपने इक्वल और कांस्टेंट डालना है, तो साइन हटाया, इक्वल लगाया, कांस्टेंट लगाया। कांस्टेंट जो है वो बॉयज लॉ में भी के था, यहाँ पर भी के है, तो आपकी एफर्ट रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो गया, तो V अपॉन टी बराबर आ गया के। ये V अपॉन टी बराबर है के, ये कहलाती है मैथमेटिकल फॉर्म। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ। तो V और T में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो एक दफा और सुन लें, V और T में डायरेक्ट रिलेशन था, साइन हटाया, इक्वल आया, कांस्टेंट आया। ये बात फिक्स रहेगी पूरे साल, जब भी साइन हटेगा इक्वल कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट के प्लेस कर दिया, T यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और उधर जाके डिवाइड हो गया, तो V अपॉन T बराबर आ गया के। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये भी समझ में आना चाहिए आपको। V ऊपर है, T नीचे है, तो जब दो चीजें डिवाइड हो रही हो तो इससे उनको इंग्लिश में रेशो बोलते हैं। तो V ऊपर वॉल्यूम हो गया, T नीचे टेम्परेचर हो गया, और डिवाइड का मतलब रेशो हो गया। तो इतनी अंग्रेजी आपको बनानी आनी चाहिए बीइंग अ गुड स्टूडेंट। तो क्या इसका बनेगा कि डिवाइड को हमने बोल दिया रेशो, तो रेशो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है भाई। डिवाइड को हमने बोल दिया रेशो, तो अंग्रेजी बन गए रेशो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज के, क्या चीज है? कांस्टेंट। तो रेशो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये ब्रैकेट भी लिखनी जरूरी है और समझ में आनी भी जरूरी है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाती है। तो चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो डिवीजन होगा, जो रेशो होगा, वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। चलें, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में पहले वर्डिंग लिखे, उसके बाद कॉपी करें, फिर सवाल कर लें। चलो लिखें, कंसीडर अ गैस, consider a gas present in a closed container. Consider a gas present in a closed container with movable piston. Consider a gas present in a closed container with movable piston. With movable piston. With movable piston having volume V. अच्छा, जितने सिंबल आएंगे उनको कॉमा में लिखना है। With movable piston having volume V, temperature T, having volume V, temperature T, number of moles N स्मॉल में आएगा। having volume V, temperature T, number of moles N, and applied pressure P. Number of moles N and applied pressure P. तो वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, नंबर ऑफ मोल्स N एंड अप्लाइड प्रेशर P। ठीक है, ये रिपीट कर दिया मैंने। नंबर ऑफ मोल का जो N होगा वो स्मॉल में आएगा, बाकी सब कैपिटल में आएंगे। अब आप कॉपी कर सकते हैं और कोई भी सवाल आपके जहन में आ रहा है तो कर ले।
सबको क्लियर हो गया भाई? कोई परेशानी, कोई टेंशन? जो के का कोई मतलब नहीं है, के इज अ सिंबल जो कि ये शो कर रहा है कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट के लिए कोई भी सिंबल इस्तेमाल हो सकता है और वो साइंटिस्ट की मर्जी से होता है। जैसे फिजिक्स में आप कैपिटल आर इस्तेमाल करते हैं, जी इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल जी इस्तेमाल करते हैं, और फिजिक्स में भी कई जगहों पे के इस्तेमाल होता है। तो ये सिंबल होता है, सिंबल ये बता रहा होता है कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, और वो साइंटिस्ट अपनी मर्जी से डिजाइन करता है, उसकी कोई साइंस नहीं होती, उसके पीछे कोई साइंस नहीं होती, लॉजिक नहीं होती कोई। चलो भाई, तो सबने कॉपी कर लिया है, समझ में भी आ गया है। अगली हेडिंग पे जाते हैं। नहीं, कांस्टेंट की वैल्यूज आपको याद नहीं करनी है। एक तो कांस्टेंट भी बोल लो, फिर बोल लो डिफरेंट होती है। हाँ, अलग अलग टॉपिक के कांस्टेंट अलग अलग होते हैं, पर उनको याद नहीं करना। जहां जहां पे याद करना होगा मैं आपको बता दूंगा। पूरे सिलेबस में 2-3 वैल्यूज याद करनी है और कोई खास बात नहीं। केमिस्ट्री में कांस्टेंट कम है और याद करने वाला काम भी कम है। हाँ, कांस्टेंट अलग अलग होंगे, वैल्यूज उनकी अलग अलग होंगी, और वो जैसे ये वाला जो कांस्टेंट के है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है जो याद करनी। चले अगले एंड डालें, एक्सप्लेनेशन विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। नेक्स्ट हेडिंग डाल दें, एक्सप्लेनेशन विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अच्छा, जो लोग नए हैं उनको बता रहा हूँ कि ये भी 4 लॉ कंटिन्यू है। 6 हेडिंग है इसमें, जिसमें से 3 हमने पढ़ ली हैं, 3 अभी और है। चौथी हेडिंग है एक्सप्लेनेशन विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अच्छा देखो, अब जिन लोगों ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी नहीं पढ़ी, वो उसके उस पॉइंट को पढ़ लेंगे जो मैं बोलूंगा। बस उसको 9 पॉइंट्स है, तो जो पॉइंट इस्तेमाल होगा उस पॉइंट को पढ़ लें, उसी को ध्यान में रखें बस। तो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ स्लाइड, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पॉइंट नंबर जो इस्तेमाल होगा अभी, वो दिखा रहा हूँ। चलें, अब पूरी क्लास पॉइंट नंबर 9 को गौर से देखें, फिर हम वापस चले जाएंगे पिछली स्लाइड पर। जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको तो याद ही होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मैंने स्लाइड खोल दी है। पॉइंट नंबर 9 पढ़ना है। इस थ्योरी को बोलते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, और सारे के सारे लॉज इससे एक्सप्लेन होने चाहिए, वरना लॉ वैलिड नहीं होगा। तो पॉइंट नंबर 9 में क्या पढ़ा था हमने? अगर हम दोबारा से देखें कि गैस का जो मॉलिक्यूल है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि वो मोशन कर रहा है। गैस का हर मॉलिक्यूल मोशन करता है, लिहाजा उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर से कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। थोड़ी थोड़ी इसमें फिजिक्स है बच्चों वाली। क्या आपने टेम्परेचर बढ़ाया यानी कि हीट किया, टेम्परेचर बढ़ने से एनर्जी बढ़ी। किसकी बढ़ी? मॉलिक्यूल की। जब मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी तो वो ज्यादा मोशन करेगा, ज्यादा मोशन करेगा, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी।
ठीक बात हो गई। तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है हीट देना। हीट दिया आपने, हीट दिया यानी टेम्परेचर बढ़ाया। हीट देने से मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ी, मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ने से ज्यादा मोबिलाइज हो जाएगा, ज्यादा मोबिलाइज हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी में और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। अब आप मुझे इसको ओके दे देंगे तो मैं आपको अगली वाली स्लाइड पे ले जाऊंगा। ये तो केएमटी मैंने आपको दिखा दिया, केएमटी बोलता क्या है। तो सबको ये बात क्लियर हो गई। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का कहना क्या है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे यानी कि हीट देंगे तो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी, मोशन बढ़ेगी। कौन सी एनर्जी बढ़ जाएगी? काइनेटिक। यानी काइनेटिक एनर्जी में और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। अब आप वापस उस स्लाइड पे जाएंगे और वहां अब आपका जहन खुद चलना चाहिए। कुछ जहन नहीं चलेगा तो गड़बड़ है। चल ठीक है भाई। आप ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में पढ़ा दिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज रिलेटेड डायरेक्टली विद टेम्परेचर। ये मैंने पहले पढ़ा दिया। अब ये जो सेकंड लाइन है ये असल है, और ये मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल खुद से क्लियर होनी चाहिए। मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मेरी ड्यूटी है, पर खुद से क्लियर होनी चाहिए। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, एनर्जी बढ़ी। एनर्जी बढ़ने से मोशन बढ़ा, मोशन बढ़ने से कोलिजन बढ़े। कोलिजन किस किस से बढ़ेंगे? वॉल से भी बढ़ेंगे और पिस्टन से भी बढ़ेंगे। वॉल तो फिक्स है पर पिस्टन फिक्स नहीं है। जब कोलिजन बढ़ेंगे तो इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा, इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा, पिस्टन ऊपर। जब पूरी कहानी को एक्सप्लेन कर रहा है इतना जबरदस्त तरीके से कि कोई बहाना ही ना करे कि समझ में नहीं है। इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा तो पिस्टन ऊपर, इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा तो पिस्टन ऊपर जाएगा। पिस्टन को रोकने वाली उसका जिक्र जरूरी है। पिस्टन जब ऊपर जाएगा तो उसको एक्सटर्नल प्रेशर रोकने की कोशिश करेगा, पर नहीं रोक पाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, लिहाजा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो पूरी तफसील आपको यहाँ दिख रही है। इसको बोलते हैं एक्सप्लेनेशन विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। सबको समझ में आ गया? तो काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर से रिलेशन डायरेक्ट है। टेम्परेचर बढ़ा है, एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ा, मोशन बढ़ा, मोशन बढ़ा, कोलिजन बढ़े, कोलिजन बढ़ा, इंटरनल प्रेशर बढ़ा, इंटरनल प्रेशर बढ़ा, पिस्टन ऊपर गया, एक्सटर्नल प्रेशर उसको नहीं रोक पाया क्योंकि वो कांस्टेंट है, लिहाजा गैस का वॉल्यूम बढ़ जाए। कोई अगर उल्टा लिखना चाहे तो उसको भी इनकरेज करूंगा मैं, खुद से लिखना चाहे मैं तो ये लिखवाऊंगा। कोई इसका रिवर्स लिखना चाहे तो वो भी लिख सकता है। टेम्परेचर कम होगा, एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी, मोशन कम होगा, मोशन कम होगा, कोलिजन्स कम होंगे, कोलिजन कम होंगे, इंटरनल प्रेशर कम होगा, इंटरनल प्रेशर कम होगा, एक्सटर्नल प्रेशर को मौका मिलेगा कि वो पिस्टन को कहाँ धक्का दे? नीचे आए, पिस्टन नीचे आ जाएगा, और पिस्टन के नीचे आने से वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि अगर आप अभी तो वही लिखें जो मैं लिखवा रहा हूँ, पर अगर आप पेपर में टेस्ट में इसका रिवर्स लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं आप, परफेक्टली अलाउ है। ठीक है भाई, चलिए वर्डिंग लिखते हैं। कोई सवाल करना हो तो कर लीजिएगा, मैं वर्डिंग लिखवा रहा हूँ। According to kinetic molecular theory, according to kinetic molecular theory, according to kinetic molecular theory, comma, according to kinetic molecular theory, comma, kinetic energy of molecules, kinetic energy of molecules of gases, kinetic energy of molecules of gases, kinetic energy of molecules of gases
is directly proportional to the absolute temperature, is directly proportional to the absolute temperature, is directly proportional to the absolute temperature. हाँ भाई, is directly proportional to the absolute temperature, full stop. When we increase the temperature, when we increase the temperature, when we increase the temperature, kinetic energy and motion of molecules increases. ये मैं पैरा 2 लिखवा रहा हूं, आप देखते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा सर क्या लिखवाएंगे, तो आपका जहन चलेगा. When we increase the temperature, when we increase the temperature, kinetic energy and motion of molecules increases. Kinetic energy and motion of molecules increases, and motion of molecules increases, results in greater collisions, results in greater collisions, results in greater collisions on piston, results in greater collisions on piston. Greater collisions on piston. Hence internal pressure increases. Hence internal pressure increases. Hence internal pressure increases, full stop. Hence internal pressure increases, full stop. Since external pressure is constant, आखिरी लाइन है भाई, एहतियात से लिखनी है. Since external pressure is constant, since external pressure is constant, piston moves, M-O-V-E-S, piston moves upward. Since external pressure is constant, piston moves upward to increase volume of gas. Piston moves upward to increase volume of gas. To increase volume of gas. To increase volume of gas. चलिए, हेडिंग नंबर 5 जनरल फॉर्म है. आप लोगों को हेडिंग नंबर 4 में अगर कोई मसला नहीं है, क्लियर हो गया है, तो आप हेडिंग नंबर 5 डाल लें, अदरवाइज सवाल कर लें. अपवर्ड के बाद है टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ गैस. टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ गैस. टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ गैस. ठीक है भाई. अच्छा, अब जनरल फॉर्म की हेडिंग डालने सब. जनरल फॉर्म ऑफ चार्ज लॉ या जनरल फॉर्म, दोनों एक ही बात.
अच्छा, जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं उनको तो याद हो गई, सेटिंग का पैटर्न उनको आता है। जल्दी से मैं रिवाइज कर रहा हूँ ताकि क्योंकि टाइम कम रह गया, तो आइए आज के लेक्चर की आखिरी हेडिंग आप पूरी कर लें ताकि फिर कल हम न्यूमेरिकल्स करें। तो गैस का इनिशियल टेम्परेचर T1 है, कोई लिखेगा नहीं अभी। गैस का इनिशियल टेम्परेचर T1 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है। हमने टेम्परेचर को T1 से बढ़ा के T2 किया, वॉल्यूम V1 से बढ़ के V2 हो गया, या टेम्परेचर को T1 से कम करके T2 किया तो वॉल्यूम V1 से कम हो गया V2 हो गया। जो आप लिखना चाहें मर्जी है, या चेंज का वर्ड लिखते हैं वो बेस्ट है कि टेम्परेचर को T1 से चेंज करके T2 किया तो वॉल्यूम V1 से चेंज होकर V2 हो गया। सबको ये बात क्लियर है? इतनी देर से हम यही पढ़ रहे हैं, अगर ये तो बड़ी गलत बात। टेम्परेचर हम ही पढ़, तो टेम्परेचर T1 था पहले तो वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर को T1 से चेंज करके T2 कर दिया तो वॉल्यूम भी V1 से चेंज होके V2 हो गया। चलो वर्डिंग लिखे। वर्डिंग के बाद मैथमेटिकल फॉर्म में आपसे बनवाऊंगा, मतलब काम आपसे कराऊंगा। आप पहले वर्डिंग लिख लें, उसके बाद जो स्लाइड है उस पर सब लिखा हुआ है, बस आपको फॉलो करना है। तो सबको ये बात क्लियर है कि टेम्परेचर पहले T1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर को T1 से T2 कर दिया तो वॉल्यूम V1 से V2 हो। देखिए, कंसीडर अ गैस, consider a gas present in a closed container. Consider a gas present in a closed container. Consider a gas present in a closed container. Consider a gas present in a closed container with volume V1 and temperature T1. With volume V1 and temperature T1. With volume V1 and temperature T1. Full stop. When temperature changes to T2, volume becomes V2. हाँ भाई, when temperature changes to T2, volume becomes V2. Full stop. When temperature changes to T2, volume becomes V2. Full stop. अब देखो आपने करना क्या, जिन्होंने बॉयज लॉ नहीं लिया उनसे बात हो रही है मेरी, जिन्होंने बॉयज लॉ लिया उन्हें तो याद है। पहली हेडिंग आपने डालनी है फॉर इनिशियल कंडीशन, ठीक है। पहली हेडिंग डाली आपने इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन में आपने बिल्कुल वही चीज लग दी जो चार्ल्स लॉ में आपने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखी है। मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो वो भी ना हो। एक स्टेप बढ़ा देते हैं। तो आपने चार्ल्स लॉ को स्टार्ट ऐसे किया था कि बी और टी में रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट। अभी कोई लिखे नहीं, समझ ले पहले। तो इनिशियल कंडीशन में पहले आपने लिखा कि बी और टी का रिलेशन डायरेक्ट है। अगर आप ऊपर लिख दें अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ तो और अच्छा काम हो जाएगा, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे आप फॉर इनिशियल कंडीशन, उसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, फिर वी और टी का रिलेशन डायरेक्ट है, वो आपको पता है। इनिशियल कंडीशन का मतलब है कि वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, तो V की जगह V1 आ गया, T की जगह T1 आ गया, साइन अटा इक्वल कांस्टेंट क्या आ गया, T1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया। सारा रिपीटेड काम है जो आप पहले कर चुके। इसी तरह उसके बाद आपने हेडिंग डाली फाइनल कंडीशन, सामने नहीं डालनी है आपने, ये मैंने समझाने के लिए सामने लिखी है। आप जैसे वर्टिकल काम करते हैं नीचे वैसे करें। इनिशियल के बाद आपने हेडिंग डाली, नीचे फाइनल कंडीशन, फिर आपने बोला भाई अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वी और टी का रिलेशन डायरेक्ट है। फाइनल कंडीशन की वजह से वी की जगह V2 आ गया, टी की जगह T2 आ गया, साइन अटा इक्वल आया, कांस्टेंट के आ गया, T2 वहां जाके डिवाइड हो गया। इक्वेशन 1 और 2 आपने बना ली और उसके बाद कंबाइन कर दिया। जिनको कंबाइन करना आता है वो कंबाइन कर दें,
जिनको कंबाइन कर, बल्कि आप कॉपी तो कर ही लेंगे, जब आप कॉपी कर लेंगे तो मैं रिपीट कर दूंगा कंबाइन करने का असूल क्या है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको क्लियर हो जाएगा। अभी मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करेंगे आपको सारी कहानी क्लियर हो गई है। क्लियर हो गई है तो आप हेडिंग डालेंगे फॉर इनिशियल कंडीशन और कॉपी करना शुरू करेंगे। चले, चैट बॉक्स में कंफर्म करें अगर कोई परेशानी है। परेशानी नहीं है तो कॉपी करना शुरू कर दें। कॉपी करते हुए जितना कम देखें स्लाइड पे उतना अच्छा है, खुद से करें। वर्षा को प्रॉब्लम है आपको? आप प्रॉब्लम बताएं। नया स्टूडेंट होना कोई बात नहीं है। शुरू की चारों हेडिंग क्लियर हो गई है आपको? वर्षा आपसे बात कर रहा हूं मैं। वर्डिंग मैंने जनरल फॉर्म की लिखवा दी है। उस वर्डिंग के बाद आपने हेडिंग डालनी है फॉर इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन में आपने सब कॉपी करना है। वी की जगह V1 आ जाएगा, टी की जगह T1 आ जाएगा। फिर आपने हेडिंग डाली फाइनल कंडीशन। तो कौन सी हेडिंग क्लियर नहीं है ये तो बताओ, तो मैं रिपीट करूं ना। कौन सी हेडिंग क्लियर नहीं है? देखो मैं एक दफा और रिपीट कर रहा हूं। टाइम हो गया, अगर किसी ने कंबाइन नहीं किया तो खैर है, कल करवा दूंगा। देखो गैस का टेम्परेचर पहले था T1। जब टेम्परेचर T1 था तो वॉल्यूम V1 था। हमने टेम्परेचर को T1 से T2 कर दिया, वॉल्यूम V1 से V2 हो गया। T1 और V1 ये इनिशियल कंडीशन के लिए हमने नाम रख दिए चेंजिंग से पहले। अब गौर से सुने, T1 V1 नाम रख दिया हमने चेंजिंग से पहले, इसको इनिशियल बोला। और T2 V2 हमने नाम रख दिए चेंजिंग के बाद, इसको फाइनल बोला। ठीक है, ये बात जहन में आ गई कि इनिशियल T1 V1 T1 है, फाइनल T2 V2। इसके बाद हमने फॉर इनिशियल कंडीशन की हेडिंग डाली। अगर आपने लेट आई है और लॉ नहीं पढ़ा तो फिर तो समझ में नहीं आएगा ना। मैं शुरू से जो लॉ पढ़ा रहा हूँ उसी का कंटिन्यू चल रहा है। लॉ कह रहा है V और T का रिलेशन डायरेक्ट है। लॉ कह रहा है V और T का रिलेशन डायरेक्ट है, वो लिख दिया हमने। अब क्योंकि इनिशियल कंडीशन की हेडिंग है तो V की जगह पे V1 आ गया, साइन वैसे ही आया। T की जगह पे T1 आया। फिर साइन हटा तो इक्वल और कांस्टेंट लगा दिया हमने, जो पहले सीखा हमने
कि जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो इक्वल आता है, कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट क्या आ गया, फिर ये T1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर चला गया तो डिवाइड हो गया, तो V1 अपॉन T1 बराबर आ गया K के, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। फिर हमने हेडिंग डाली फॉर फाइनल कंडीशन। फाइनल कंडीशन में फिर हमने बताया कि भाई V और T का रिलेशन डायरेक्ट है, ठीक है, V और T का रिलेशन डायरेक्ट लिखा। फाइनल कंडीशन के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि V की जगह V2 आएगा और T की जगह T2 आ गया, साइन हटा, इक्वल आया, कांस्टेंट फिर क्या आ गया, और T2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो गया, तो V2 अपॉन T2 बराबर आ गया K, ये इक्वेशन 2 हो गई। कंबाइन करने को अभी छोड़ते हैं, वो कल रिपीट हो जाएगा। तो इनिशियल कंडीशन आ गई V1 अपॉन T1 इक्वल टू K, फाइनल आ गई V2 अपॉन T2 इक्वल टू K। अब बताइए कुछ बेहतरी आई, क्लियर होने में कुछ बेहतरी आई? चले, वेरी गुड है। तो इंशाल्लाह कल इसको हम रिवाइज करके नुमेरिकल्स करेंगे, कोई छुट्टी ना करे, रेगुलर रहना है। एक हेडिंग रह गई ग्राफ की, वो मैं आपको ग्रुप पे सेंड करूंगा, आप ड्रॉ करके रखिएगा। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट बात है, ग्रुप पे मैं ग्राफ सेंड करके रखूंगा, वो सबने कॉपी पे ड्रॉ करके रखना है, मैं फिर समझाऊंगा आपको कल। तो कल ग्राफ समझा के मैं नुमेरिकल कराऊंगा इंशाल्लाह। तो कल ग्राफ और नुमेरिकल का लेक्चर। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। कोई भी मसला होता है तो ग्रुप पे मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके।